क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि ये काम मैंने क्यों किया? मैं तो करना नहीं चाहता था। तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि कौन कब तुम्हें अपने वश में लेकर तुमसे क्या क्या करवा रहा है। जापान में अचानक अजीब तरह की हत्याएं शुरू हो गई। खून कोई एक आदमी नहीं कर रहा था, कर रहे थे बहुत सारे लोग, और जो खून कर रहे थे वे लाशों पर अंग्रेजी का अक्षर एक्स चमड़े पर काटकर लिख रहे थे। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो खून कर रहे थे वो खुद भी नहीं जानते कि वो ये खून क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हेलो मूवी स्ट्राई फैमिली। पागल अस्पताल में बंद एक भयानक मानसिक रोगी के कमरे में मिला मरा हुआ बंदर का कंकाल। क्यों? वो ऐसा क्या करता था मरे बंदरों को लेकर? ये कहानी जिस तरह से खत्म होगी आपका दिमाग ही घूम जाएगा। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से एक बेहतरीन जापानीज थ्रिलर मूवी क्योर, IMDb 7.5। कहानी सुनना तो आप सभी को पसंद है, तो जरा वीडियो को लाइक शेयर भी पक्के से कर दे। चलिए अब कहानी में खोया जाए। शुरू में दिखाया जाता है एक लड़की को जो ब्लूबर्ड नाम की एक कहानी की किताब पढ़ रही थी। लड़की का नाम है फूमी। फूमी एक मानसिक रोगी होती है। आज वो अपने साइकाइट्रिस्ट से इलाज कराने आई है। फूमी को ऐसी मानसिक बीमारी थी कि वो कभी कभी भूल जाती कि कौन सा वास्तविक है और कौन सा कल्पना। कभी कभी वो अपनी पहचान भी भूल जाती, अजीब हरकतें करने लगती। वो किताब के कुछ पन्ने पढ़कर अपने डॉक्टर को सुना रही थी, लेकिन अद्भुत तरह से। हालांकि इस कहानी की किताब वो पहली बार पढ़ रही थी, लेकिन कहानी का अंत वो पहले ही जानती थी। दृश्य बदला। जापान, टोक्यो शहर। तगाबे नाम का एक डिटेक्टिव को देखते हैं। पिछले रात हुई शहर में एक अजीब खून। एक आदमी ने एक वेश्या को पाइप जैसी चीज से बेदर्दी से मारा और उसकी हत्या कर दी। लाश के आसपास बहुत खून फैला हुआ था। सिर्फ यही नहीं, सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि खूनी ने उस लड़की के यानी कि उस वेश्या के गले के सामने का चमड़ा काटकर एक्स का निशान बनाया था। अब तकाबे घर के बाथरूम में घुसा और जिसने उसकी हत्या की थी उसकी ID कार्ड मिलती है। अजीब बात है कि जिसने हत्या की उस हत्यारे ने कोई सबूत नहीं छोड़ा, बल्कि जानबूझकर उसने अपनी ID कार्ड वहाँ छोड़ दी ताकि पुलिस उसे आसानी से ढूंढ सके। ये कैसा मामला है? जांच शुरू हुई। हत्यारे को खोजने की कोशिश की जाती है और देखा गया कि अजीब तरह से हत्यारा मगर वही छिपा हुआ था। वो डर से कांप रहा होता है। हत्यारे से जो पूछताछ की गई उसके ही वीडियो टेप बैठकर देख रहा होता है तकाबे, और उसके साथ थे उसका दोस्त डॉक्टर साकुमा। डॉक्टर साकुमा एक मानसिक रोग चिकित्सक है। अब वीडियो में देखा गया कि हत्यारे ने लेकिन अपनी गलती आसानी से स्वीकार कर ली कि उसने क्यों उस वेश्या को मारा। लेकिन हैरानी की बात है कि मारने की वजह कुछ भी नहीं है। उसे लगा तो उसने उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर साकुमा कहते हैं, अजीब बात है, ये लेकर तीसरे नंबर का खून है और हर मामले में अपराधी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, लेकिन किस लिए क्यों हत्या की ये उसे याद नहीं है। पर तीनों खून में एक समानता हर बार पाई गई, और वो है कि जिसे हत्या की गई उसके शरीर के किसी खास जगह पर उसकी चमड़ी काटकर एक्स का निशान बना दिया जाता। दृश्य फिर से बदला। एक आदमी को समंदर के किनारे बैठे हुए देखा गया। उसके पास एक और आदमी आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पागल हो। उसका नाम था मामिया। मामिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया बिना किसी कारण के। मामिया को ऐसा रोता देखकर आदमी उसे अपने घर ले आया। वो आदमी शादीशुदा और एक स्कूल टीचर है। मामिया से उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रहे थे और कहाँ से आए हो? मामिया लेकिन अपनी पहचान तक याद नहीं कर पा रहा था। अब सवाल ये है, मामिया अगर अपनी पहचान याद नहीं रख पाता तो कैसे पता चला उस आदमी को कि उसका नाम मामिया है? दरअसल मामिया की शर्ट में उसका नाम लिखा था और यहीं से उस आदमी को मामिया का नाम पता चला। मामिया बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था और फिर उसने एक लाइटर जलाकर उस आदमी की पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आदमी चौंक उठा। एक अजनबी जो समंदर के किनारे बैठा रो रहा था, मैं उसे घर लेकर आया और घर आने के बाद अचानक मेरी ही पत्नी के बारे में क्यों पूछ रहा है? दरअसल ये जो 3 हत्याएं हुई थी, ये हत्याएं मामिया ही करवा रहा था। वो अलग अलग लोगों को लाइटर और पानी के जरिए से सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज करता। आसान भाषा में कहे तो वो जिसे शिकार करेगा उसे पूरी तरह से अपने वश में ले आता, सम्मोहन विद्या के माध्यम से। और जिस आदमी को उसने वश में किया है उस आदमी के मन के अंदर मौजूद गुस्सा, घृणा, इन बुराइयों को वो और ऊपर ले आता। और इसीलिए मामिया जिन लोगों को वश में करता था वो लोग अपनी सोच की क्षमता खो देते और जिसको भी सामने पाते उसकी हत्या कर देते। साफ शब्दों में कहे तो मामिया एक ऐसा सीरियल किलर था जो खुद हत्या न करके दूसरे लोगों को वश में करके उनसे हत्या करवाता था। उधर देखा गया डिटेक्टिव तकाबे अपने घर लौट आया
और यहाँ हम उसी महिला को देखते हैं जिस महिला को कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था, यानी फूमी। वो तकाबे की पत्नी होती है। तकाबे अपनी पत्नी से कहता है, चिंता मत करो, इस हत्या के मामले के पूरे होने के बाद तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा। फूमी इससे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मानसिक बीमारी इतनी गंभीर हो गई थी कि वो बिना किसी कारण के बार बार वॉशिंग मशीन चलाती। एक मानसिक रोगी को लेकर लंबे समय तक संसार करते करते तकाबे को भी कुछ फ्रस्ट्रेशन होती, लेकिन वो ये बात फूमी से नहीं कहता। अब अगले दिन सुबह देखा गया, जिस आदमी ने मामिया को अपने घर लाया था वही आदमी अपनी पत्नी की हत्या कर चुका होता है। तकाबे उस आदमी से पूछताछ करने अस्पताल आया। आदमी कहता है, मेरी पत्नी के साथ मेरी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे अचानक खून करने का मन किया। आदमी की बात सुनकर तो तकाबे हैरान रह जाता है, वो को समझ नहीं पा रहा। अब डॉक्टर साकुमा बोले, मुझे लगता है तुम इस मामले से मन हटाकर अपनी पत्नी का ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अभी गंभीर मानसिक समस्याओं से पीड़ित है। दृश्य बदला, मामिया को देखा गया जो कि एक घर की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। सामने सड़क से एक पुलिस गुजर रही थी। पुलिस का नाम था ओइडा। उसने किसी तरह मामिया की जान बचाई और उसे थाने ले गया। मामिया से जब पूछताछ की जा रही थी, बड़ी अजीब बात है, उसे कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे खुद की पहचान भी याद नहीं थी। कुछ देर बाद मामिया ने फिर से अपनी लाइटर जलाई और ओइडा को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगा। ओइडा उस आग की तरफ देखता रहा और फिर उसके काबू में हो जाता है। अगले दिन सुबह तकाबे ने डॉक्टर साकुमा से मिलकर पूछा, अच्छा आपको क्या लगता है कि ये जो सारे खून हो रहे हैं, क्या इन खून को किसी मानसिक रोगी ने अंजाम दिया होगा? क्या जो लोग हत्या कर रहे हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता वो क्यों हत्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? डॉक्टर साकुमा ने कहा, हम में से हर इंसान में कुछ जलन, घृणा, गुस्सा अंदर जमा रहता है, और ये गुस्सा, ये चीजें अगर किसी इंसान में बहुत तेजी से दिखाई देती है तो वो किसी को भी मार सकता है, और ये सब कुछ कोई बाहर से करवा रहा है। एक चीज मैं यहाँ बता दूं, डॉक्टर साकुमा, तकाबे दोनों नहीं जानते कि मामिया ये हत्या करवा रहा था। अगले दिन एक और घटना घटी। पुलिस ओइडा ने अपने ही सहयोगी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और ठीक उसी तरह उसके भी शरीर पर एक्स चिन्ह बनाता है। जब तकाबे और डॉक्टर साकुमा ने उससे पूछताछ की तो वो कुछ अजीब सा बदल गया था, किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उल्टा टॉर्च की रोशनी देखकर वो कैसे परेशान होने लगा और अजीब तरह से बर्ताव करता। डॉक्टर साकुमा हैरान रह गए और जानना चाहा, तुम ऐसे हाव भाव क्यों कर रहे हो, क्यों अजीब बर्ताव कर रहे हो? लेकिन वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और इस घटना के खत्म होते ना होते एक और खून की घटना सामने आती है। दरअसल ओइडा ने मामिया को अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के पास उसका इलाज कराने ले गया था। मामिया ने उस डॉक्टर से कहा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, है ना? ये कहकर मामिया पानी पीने के लिए उठा, लेकिन जानबूझकर पानी गिरा दिया। डॉक्टर उस पानी की ओर देख धीरे धीरे सम्मोहित होने लगती है। अब मामिया कहने लगा, तुम्हें सर्जन बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आसपास के पुरुष समाज ने तुम्हें ऐसा करने नहीं दिया, है ना? वो जो मैंने आपसे कहा, लोगों के अंदर उनका कोई काम ना होने का गुस्सा, उसका जलन, इन सब का इस्तेमाल करके ही मामिया लेकिन अपने शिकार को अपने वश में ले आता। ठीक उसी तरह इस डॉक्टर को भी वो अपने वश में ला रहा था। और फिर देखा गया, चूंकि डॉक्टर मामिया के वश में थी, इसीलिए उसने भी बाथरूम में एक की हत्या कर दी और उसके भी गर्दन पर एक्स का निशान बना दिया। तकाबे इस खबर को सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। उसे ये भी खबर मिली कि ओइडा और उस महिला डॉक्टर दोनों ही हत्या करने से पहले एक अजीब आदमी से मिले थे, और जांच करते वक्त बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार तकाबे ने मामिया को पकड़ लिया। लेकिन पूछताछ के दौरान मामिया ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जितने लोगों की हत्या हुई उन सब की तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन मामिया ऐसा दिखावा करता जैसे कि उसे कुछ याद नहीं। उल्टा वो तकाबे को गुस्सा दिलाने के लिए बार बार उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल करता रहता। उसका ऐसा बर्ताव देख तकाबे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन डॉक्टर साकुमा ने किसी तरह उसे रोक लिया। अब डॉक्टर साकुमा ने अपने अस्पताल में मामिया को अपने मरीज के तौर पर भर्ती करवा लिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसमें कुछ गंभीर मानसिक समस्या है, जिसने उसे एक भयानक मानसिक रोगी में बदल दिया। और एक मानसिक रोगी अगर स्वस्थ लोगों को इस तरह वश में करके खून करवाता रहा तो इससे ज्यादा भयानक और कुछ नहीं। उस दिन तकाबे पूछताछ खत्म कर अपने घर लौटा, लेकिन घर जाकर देखा कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसकी पत्नी एक बार फिर से गायब हो गई थी।
तकाबे को समझ आ रहा है कि अद्भुत तरह से उसे अपनी पत्नी पर ना जाने कैसा गुस्सा आ रहा है, कैसी एक झंझलाहट हो रही है। खुद की पत्नी को बोझ महसूस कर रहा है। अगले दिन तकाबे मामिया के बारे में और भी कुछ जानने के लिए उसके किराए वाले घर पर गया। वहाँ जाकर वो एकदम ही दंग रह गया, क्योंकि उसके कमरे में मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें थी और कुछ जानवरों को भी कैद में रखा देखा वहाँ तकाबे ने। कुछ किताबें मिली, किताबों के नाम थे एनिमल मैग्नेटिज्म, मेस्मेरिज्म। ये सारी किताबें सम्मोहन विद्या या सम्मोहन पर आधारित थी। इन किताबों में लोगों को कैसे सम्मोहित किया जा सकता है या अपने वश में लाया जा सकता है, उस तकनीक के बारे में चर्चा की गई थी। मालूम चला 3 साल पहले मामिया एक साइकोलॉजी स्टूडेंट था और इसके बाद जब तकाबे एक कमरे में घुसा, जो उसने वहाँ देखा उसका सारा शक दूर हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने वहाँ देखा एक बंधे हुए बंदर का कंकाल और बंदर की गर्दन के पास भी एक्स का निशान बना हुआ था। यानी मामिया ने पहले बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे वो लोगों को सम्मोहित कर सीरियल किलर की तरह खून करवाता है, ठीक उसी तरह उसने बंदरों पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। तकाबे ये सब देख बिना एक पल देरी किए तुरंत डॉक्टर साकुमा को सब कुछ बताता है। लेकिन ठीक उसके बाद ही उसे कैसा अजीब सा एहसास होने लगा। वो खुद ही समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से घर लौटा और वहाँ जाकर वो अपनी पत्नी फ्यूमी को लटकता हुआ देखता है। तकाबे खुद को रोक न सका, वो जोर जोर से रोने लगा और फिर अचानक अद्भुत तरह से वो अपनी पत्नी को जिंदा देखता है। फ्यूमी उसे बार बार पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब तकाबे समझा कि अब तक वो जो कुछ देख रहा था वो वास्तव दृश्य नहीं था, बल्कि वो हेलुसिनेट या कल्पना कर रहा था कि उसकी पत्नी मर गई है। तकाबे ये भी समझ रहा है कि उसके मन में कुछ बदलाव आने लगे हैं। वो बिना देरी किए जल्दी से मामिया से मिलना चाहता है, लेकिन उसे पता चला कि डॉक्टर साकुमा ने उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डॉक्टर साकुमा बार बार तकाबे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मामिया से किसी स्वस्थ इंसान को मिलना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है ये मामिया। वो एक हाई लेवल का मानसिक रोगी है और साथ ही वो खतरनाक तरीके से लोगों को अपने वश में कर सकता है। लेकिन तकाबे अड़ा हुआ है कि वो मामिया से मिलकर रहेगा। अब वो पागल अस्पताल के उस कमरे में पहुंचा जहां मामिया को रखा गया है। तकाबे मामिया के ऊपर बहुत गुस्सा है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही मामिया ने ठंडी आवाज में उससे पूछा, तकाबे तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है ना? तुमने तो अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा था। अब सवाल ये उठता है कि मामिया को कैसे पता चला कि तकाबे की पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और तकाबे ने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा था। दरअसल तकाबे ने अपने सहकर्मियों से ये बात कही थी और तकाबे के ही एक सहकर्मी से मामिया तकाबे के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर ली थी। मामिया बार बार तकाबे को उसकी पत्नी के बारे में कहता रहता है। तकाबे अच्छी तरह समझ रहा है कि मामिया उसे भी सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है और एक समय ऐसा आता है कि असल में तकाबे अपना नियंत्रण खो देता है और अपने मन की बात खुलकर कहने लगता है। मामिया को तकाबे अपनी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने लगा। मामिया भी मोहित होकर उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद तकाबे अचानक शांत हो गया और कहता है, मेरे बारे में तो जान लिया, अब तुम्हारे बारे में बताओ। तकाबे मामिया का लाइटर जलाकर उसे मन की बात कहने को कहता है। तभी अचानक से बाहर बारिश होने लगी और छत से घर के अंदर पानी टपकने लगा। टप टप लाइटर बुझ गई। मामिया एक अजीब सी आवाज में कहने लगा, ये पानी की बूंदें ही तुम्हें शांत करेगी। तुम मेरी तरफ फिर से एक नए सिरे से जन्म लोगे। साफ समझ आ रहा है कि मामिया तकाबे को अपने वश में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तकाबे ने ऐसा होने नहीं दिया। तकाबे मामिया को मारपीट कर चुप करा देता है। कुछ देर बाद तकाबे डॉक्टर साकुमा को मेस्मा नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। मेस्मा कौन था? मेस्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हिप्नोसिस या सम्मोहन विद्या या कैसे किसी को वश में किया जाए, इसके बारे में उन्होंने अभ्यास किया था। तकाबे ने और भी बताया कि जब मेस्मा ने दुनिया में सम्मोहन विद्या के बारे में बात की तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि किसी इंसान या किसी जानवर को वश में किया जा सकता है। खैर, डॉक्टर साकुमा सब कुछ सुनने के बाद तकाबे से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा मामिया से दूर रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर बाद मामिया से फिर से पूछताछ शुरू होती है। उसे कई पुलिस ऑफिसर्स के सामने बिठाकर सवाल किया जाता है। पास में तकाबे भी था। मामिया के स्वभाव को देखकर सभी बहुत परेशान और गुस्सा हो जाते हैं।
अब मामिया को फुसफुसाकर तकाबे से कहते हुए देखा गया, इन सब में से तुम ही केवल अलग हो, क्योंकि तुम मेरी बातें समझ सकते हो। मुझे तो लगता है तुम और मैं एक ही इंसान है। तकाबे ये सुनकर गुस्सा हो गया और मामिया को धक्का देकर दूर हटा देता है। तकाबे के मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो घर लौट आया। फ्यूमी की मानसिक समस्या दिन पर दिन और बढ़ रही है। आज रात के खाने में उसने कच्चा मांस रख दिया। मांस को जो पकाना होता है ये भी वो भूल गई है। आधी रात तकाबे फ्यूमी को सोते हुए देख कुछ देर के लिए उसके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगा कि अगर मैं अपनी पत्नी को इस समय मार डालूं तो मेरी जिंदगी शायद बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन बाद में ही तकाबे को होश आया, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा। वो समझता है कि उसकी पत्नी के प्रति उसके मन और मानसिकता भी बदल रही है। इसीलिए वो फूमी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय के लिए अस्पताल भेज देता है। अगले दृश्य में देखते हैं डॉक्टर साकुमा और तकाबे एक साथ एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो काफी पुराना था और सम्मोहन विद्या के बारे में था। वीडियो में एक जापानी महिला को दिखाया गया जिसका मानसिक समस्याओं के लिए इलाज किया जा रहा था। उसने अपने ही बच्चे को मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे हाल फिलहाल में हत्याएं हो रही थी। वीडियो में महिला को सम्मोहित किया गया और उसने एक्स चिन्ह उंगली से इशारा करके दिखाया। डॉक्टर साकुमा वीडियो देखकर कहने लगते हैं, ये उस समय का वीडियो है जब लोग सम्मोहन विद्या को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। और ये सब बातें करते करते अचानक डॉक्टर साकुमा खुद को मामिया के उस पागल अस्पताल के कमरे में पाता है और देखता है कि तकाबे गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा है। ये सब असल में डॉक्टर साकुमा की कल्पना थी। बात करते करते अचानक किसी अज्ञात कारण से डॉक्टर साकुमा ये सब हेलुसिनेट या कल्पना करने लगे। तकाबे उसे यहाँ जगाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर साकुमा अभी भी जैसे किसी ऐसे कमरे में है। वो अपने कमरे में एक्स चिन्ह को देखते हैं। तकाबे समझ गया कि चूंकि डॉक्टर साकुमा ने मामिया के साथ काफी समय अकेले बिताया है, हो सकता है कि मामिया ने डॉक्टर साकुमा के दिमाग को अपने वश में कर लिया हो। इधर मामिया को देखा गया कि वो पागल अस्पताल के उस कमरे में बार बार कुर्सी से जोर जोर से आवाजें निकाल रहा होता है। तकाबे उस कमरे में घुसा। कुछ देर वो कमरे में रहा, बाद में बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि मामिया भाग गया है। लेकिन उसका भाग जाना कितना सच है, इस पे थोड़ा संदेह है। थोड़ी देर बाद ही तकाबे को पता चला कि डॉक्टर साकुमा ने खुद को हथकड़ी से बांधकर अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है। यानी मामिया ने डॉक्टर साकुमा को भी अपना शिकार बना लिया था। तकाबे ये खबर सुनकर जैसे शांत हो गया। क्या कहेगा, क्या करेगा, वो कुछ समझ नहीं पा रहा। और कुछ देर बाद मामिया भी ठीक उसी ही घर में आ पहुंचा। अचंभित, जिस रात घर में तकाबे पहुंचा वहाँ मामिया कैसे आया। और यहाँ ये भी पता चला कि तकाबे ने ही मामिया को अस्पताल से भागने में मदद की थी और वहाँ मामिया ने तकाबे से कहा था इस घर में मिलने के लिए। मामिया कहता है, हमारी किस्मत ही हमें एक जगह ले आई है ताकि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान सके तकाबे। लेकिन तकाबे ने अचानक अपनी बंदूक निकाल उसे गोली मार दी और कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तकाबे ने शायद इसी वजह से मामिया को भागने में मदद की थी, क्योंकि वो समझ गया था कि मामिया सिर्फ एक मानसिक रोगी नहीं है, वो एक सीरियल किलर मानसिक रोगी है। और वो जब तक अस्पताल में रहेगा या जेल में भी रहेगा, फिर भी इंसान सुरक्षित नहीं है मामिया से। इसीलिए मामिया को मार डालना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। इधर मामिया मरने से पहले हवा में अपने हाथों से एक्स चिन्ह बनाते हुए देखा गया। तकाबे ने बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला दी और मामिया वहीं मारा गया। इसके बाद देखा गया तकाबे एक रेडियो चलाकर सम्मोहन करने के कुछ निर्देश सुन रहा था और थोड़ी देर बाद ही एक भयानक घटना देखी गई। तकाबे की पत्नी फ्यूमी को जिस अस्पताल में रखा गया था वहां उसे इसी तरह मारकर गले में उसके किसी ने वही एक्स चिन्ह बनाकर रखा है। आश्चर्य की बात है, मामिया तो अब मर चुका है। मामिया ही तो लोगों को सम्मोहित करके वो हत्याएं करवा रहा था, तो मामिया ही चूंकि जिंदा नहीं है तो फिर ये खून किसने किया। दूसरी ओर तकाबे को एक रेस्टोरेंट पे देखा गया जो बड़े संतुष्टि के साथ बड़े अच्छी तरह से डिनर कर रहा होता है। और यहाँ एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। अचानक एक वेटर अपनी समझ खो देती है और एक को चाकू से मारने जा रही है। मूवी एक अजीब और रहस्यमय तरीके से यही खत्म हो जाती है, लेकिन छोड़ जाती है सबसे बड़े दो सवाल। पहला, मामिया तो मारा गया, तो फूमी को किसने मारा और एक्स चिन्ह किसने बनाया। और दूसरा, वेटर अचानक अपनी समझ खोकर चाकू से मारने क्यों गई। मामिया तो नहीं रहा तो वेटर को अपने वश में कौन लाया।
इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। अब एक एक कर देखो। मामिया एक कल्ट का सदस्य था। कल्ट ऐसे लोगों का एक समूह है जो अजीब शक्तियों में विश्वास करते हैं। मामिया भी लेकिन ठीक उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से दुखी थे। वो उन लोगों के मन में मौजूद दुख या बुरे ख्यालों को अलग अलग गलत तर्कों से सही बताता और उस व्यक्ति का दिमाग ये सोचने लगता कि जिस चीज के लिए मैं दुखी या परेशान हूँ उस चीज को ही क्यों ना दुनिया से हटा दिया जाए। जैसे पुलिस ओएडा, शायद वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन वो अपने सहकर्मी से ईर्ष्या करता था। वो सोचता था कि अगर मेरा सहकर्मी नहीं होता तो मैं शायद उसकी जगह होता, मुझे प्रमोशन मिल जाती। और मामिया ने उस ओएडा के मन में इसी सोच को और भी अधिक बढ़ा दिया। नतीजा, ओएडा वैसा ही सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस आदमी को मार डालूं तो मैं उसकी जगह हो सकता हूँ। इसी तरह मामिया तकाबे के साथ भी यही करना चाहता था। तकाबे को वो कुछ हद तक अपने जैसा मानता था। वो धीरे धीरे तकाबे को अपने जैसा बनाने लगा और इसी वजह से तकाबे कभी कभी हेलुसिनेट करता कि उसकी पत्नी आत्महत्या कर रही है। बीच में उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की भी बात कही थी। मामिया जानता था कि तकाबे अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी से हटाकर खुश होगा और इसी का फायदा उठाकर वो तकाबे को अपने जैसा सीरियल किलर बनाने की कोशिश कर और इसी वजह से डॉक्टर साकुमा ने आत्महत्या करने से पहले कल्पना में तकाबे को देखा था कि वो उसकी और गुस्से से आगे बढ़ रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो मामिया धीरे धीरे तकाबे को अपने जैसा बना देता है, यानी वो तकाबे को एक मानसिक सीरियल किलर बना देता है। और ये सम्मोहन इतना ही उच्च स्तर पर चला जाता है कि एक समय तकाबे मामिया को ही मार डालता है और खुद मामिया की जगह ले लेता है। अब सवाल उठता है कि फूमी को किसने मारा। फूमी को मारने के लिए तकाबे ने एक नर्स को सम्मोहित किया और आखिर में जिस वेटर को देखा गया उसे भी तकाबे ने ही सम्मोहित किया था, क्योंकि उस वक्त वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा था। मामिया तो मारा गया, लेकिन मामिया जिस तरह से हत्या करता था ठीक उसी चीज को अब से आगे ले जाएगा तकाबे। मामिया का उद्देश्य तकाबे के भीतर अभी भी जीवित रह गया। मामिया की वो बातें याद आती है जब उसने तकाबे से कहा था, तुम भी मेरी तरह एक नई जिंदगी पाओगे। सच में एक सामान्य इंसान की जिंदगी से एक मानसिक सीरियल किलर की जिंदगी वो तकाबे को दे गया। दो बातें कहना चाहूंगी। इस मूवी की तरह हमारी वास्तविक जिंदगी में भी हम में से किसी न किसी को किसी न किसी तरह से दुख, निराशा ये सब होता है। जिंदगी का मतलब दुख होगा ही, लेकिन हमें उचित है कि उस चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए जो दुख या निराशा की है और बाकी जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। अगर हम उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते रहे तो वो चीज हमारे मन को जहरीला कर देगा। ठीक उसी तरह जैसे मामिया उन लोगों का शिकार करता था जो मानसिक रूप से किसी न किसी तरह से टूट गए थे या दुख, निराशा या क्रोध का शिकार थे। हालांकि मूवी काल्पनिक है, लेकिन मूवी ये सबक दे जाती है कि अपने दुख, निराशा, क्रोध पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी जिंदगी की अच्छी बातों, अच्छी यादों पर ज्यादा ध्यान दे। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इसी के साथ आज की कहानी भी मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।